सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या आप किसी भी वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी और एसएससी की किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टारगेट वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल को। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सीधी बात नो बकवास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रहेगी हल करें 120 भाग 3 प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40 बराबर। तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट और बार ऑफ का मतलब होता है का मतलब बार, जो कि बार नहीं लगा है। तो इन सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन हो जाएगा 120, 40 आ जाएगा 40, और यहाँ पर 8 या 24, तो यहाँ पर 40 और ये माइनस 40 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ जाएगा 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 24 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि शेषफल प्रमेय से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। इस सवालों को सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं कि बाद में जिस संख्या से विभाजित किया जाता है उस संख्या का यह गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर 17 का यह गुणनखंड हो जाता है, यानी कि 17 सत्ते 119 होता है। तो यहाँ पर सिंपली इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है, तो 19 को यहाँ पर भाग कर लें, यानी कि शेषफल में वही चेंज होता है जितना कि इसमें चेंज होता है। तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास जो कि 19 बचता है, तो 19 में 17 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये शेषफल थ्योरम होती है, यानी कि जितना इसमें शेष बचता है उसको अगली संख्या से भाग कर देंगे, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है। एचसीएफ चैप्टर का है एलसीएम। कह रहा है कि दो संख्या है 13:2 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यदि सवाल में हमारे पास अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो कि एचसीएफ से गुणा हो जाएगी। यहाँ पर बड़ा अनुपात जो कि 13 है, तो यहाँ पर और एचसीएफ हमारे पास जो कि 13 है, तो बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी 169। और छोटी संख्या यदि पूछे तो छोटी संख्या हमारे पास छोटा अनुपात जो कि 9 है, और यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास है 13, तो 13 निमा यहाँ पर 117 हो जाएगा। यदि इन दोनों संख्या को गुणनखंड पूछे गुणा, तो यहाँ पर 13 निमा 117 और इसकी गुणा हो जाएगी फिर से 13 में, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि इनका बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो बड़ी संख्या 169 ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। यहाँ पर हमारे पास एक वर्गाकार जो कि मैदान दे रखा है, जिसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पर 25 मीटर है। इसके चारों ओर यह दौड़ता है और यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, यानी कि स्पीड हमारे पास है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमसे पूछा गया। तो समय बराबर हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर है 25, यानी कि वर्ग है, तो 25 यानी कि जिसकी चारों भुजाओं की दूरी हो जाएगी तो 100 मीटर हो जाएगी हमारे पास, तो 100 और यहाँ पर 9, और यहाँ पर जो कि सेकंड में हमसे पूछा गया, तो सेकंड में 5/18 से जो कि गुणा कर देंगे, तो 9 दूना 18, यहाँ पर 5 से 20 बार में चला जाएगा 20, और 20 दूना 40, तो 40 सेकंड इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 3.2, 2.72, 1.28, 1.44 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इनका लासा निकालने के लिए सबसे पहले इन्हें सरल कर लेंगे। तो 3.2 है, इसको दशमलव हटाएंगे तो 32 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 272/100 यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 128/100, यहाँ पर 144/100। और भिन्न का लासा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर होता है ऊपर, यदि लासा पूछा जाए तो ऊपर का लासा यानी कि लासा
बटे मासा होता है। यदि मासा पूछे तो मासा बटे लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका सबका लासा जो कि आ जाएगा हमारे पास 19,584 और नीचे का लासा 10, 100 का मासा आ जाएगा जो कि 10। तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 19,558.4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहना है कि 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 60 का गुणनखंड होता है, यानी कि 60 का 12 पंचे 60 और 12 को लिख लेंगे 4, यानी कि 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 तो 5 की पावर 1 2 दूनी 4 यहाँ 12 पंचे 60। अब गुणनखंड हमसे पूछेंगे तो कि पावर में एक एक जोड़कर हम इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 तो 2 दूनी 4 यहाँ 12 तो 12 जो कि इनका गुणनखंड की संख्या जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन है जो कि अनुपात समानुपात का 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए यहाँ पर बाहर के बाहर में गुणा और अंदर के अंदर गुणा करेंगे। यहाँ पर 4/5 की गुणा हो जाएगी, यहाँ पर 9/2 में और बराबर में 12/10 की गुणा हो जाएगी हमारे पास और x/6 में। तो यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर 5 6 दूना 12 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 दूना 18/5 और यहाँ पर 2x/10 तो 2 से 5 बार में चला जाएगा 5 और 5 से 5 चला जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा जो कि 18। तो x का मान हमसे पूछा गया था तो x का मान हमारे पास 18 निकल कर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। यानी कि 800 का 85% परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा। अब इसका 120%, इसका फिर 40% का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से एक बार में चला जाएगा 25 तो 5 × 25 और 5 17 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 7 × 12 17 × 12/5। अब यहाँ पर 12 × 8 = 96 यानी कि 96 × 8/5 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 326.40। तो 326 जो कि ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जो कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से है, डिस्काउंट वाले चैप्टर से करें कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की लगातार छूट लागू की जाती है। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी, इस पर पहले हमने 20% की छूट लगाई, फिर इस पर तुरंत ही 10% की छूट लगाई, तो ये हमें छूट पता करनी है। यहाँ पर प्रतिशत यानी क्रमिक छूट का हमारे पास फार्मूला होता है जो कि हमारे पास A + B - AB/100% ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 20 + 10 - 20 × 10/100 तो जाएगा 30 - 200/100 तो 2 आ जाएगा। तो 30 - 2 हमारे पास 28% आ जाएगा। तो 28% जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पर ब्याज की दर हमें से पूछी गई है और यहाँ पर मूलधन
और समय और ब्याज हमसे दे रखा है। तो साधारण ब्याज का हमारे पास फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो इसमें हमारे पास मूलधन जो कि दे रखा है 1000 और समय जो कि हमारे पास 5। अब दर हमसे पूछी गई है, दर को मान लेंगे 1। अब यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा। अब ब्याज हमारे पास है 440। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 10। और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 44/5 कि x बराबर 44/5। तो यहाँ पर भाग करेंगे 5 8 40, 4 बच जाएगा हमारे पास 5 8 40 पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर 8.8%। तो 8.8% ऑप्शन नंबर सी है। 8 तो सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर पहले हमसे इसका वर्गमूल निकालना है और फिर 16 का वर्गमूल निकालना है, फिर इनकी गुणा कर लेना है और फिर जो रिजल्ट आए उसके परिणाम का भी वर्गमूल कर लेना है। तो हमारे पास जो कि 256 होता है 16 का वर्गमूल होता है और 16 हमारे पास जो कि यहाँ पर 4 का वर्गमूल होता है। तब यहाँ पर इसकी गुणा कर ली, ये गुणनफल हमसे पूछा गया तो 16 से कुछ 64 हो जाएगा। अब कह रहा है कि फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। तो परिणाम का वर्गमूल जो कि 64 जो कि वर्गमूल होता है या हमारा होता है 8 का वर्गमूल होता है। तो 8 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या 247 x 8, 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए सिंपली यहाँ पर x का मान हमसे पूछा गया, यानी कि x की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी यही हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर ये 247 जो कि संख्या है यहाँ पर 44 से विभाजित है। तो इसको लोग सिंपल सॉल्व करेंगे तो 44 यानी कि 44 से विभाजित होगी तो 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। तो यानी कि 11 चौको 44 होता है, तो इसलिए हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले 11 से चेक करते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास ऑड प्लेसेज का सम माइनस इवन प्लेसेज का सम इक्वल 0 या 1 आना चाहिए। यानी कि 2 7 9 8 17 17 है और यहाँ पर 4 और प्लस यानी कि 4, तो 17 माइनस 4 हमारे पास आ गया है 13। अब 13 में से अगर यहाँ पर 2 घटा दें जाए तो यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 आ सकता है, तो यहाँ पर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 आ सकता है इसकी जगह पर। अब यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी होता है अंतिम जो 2 अंक है वह 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर 1 रख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। 18 जो कि 4 से विभाजित नहीं है। यदि 2 रखें तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो 28 जो कि हमारा विभाजित है, तो यहाँ पर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ज़्यादा समय लगाते हुए इस तरह से आप लोग बहुत ही कम समय में तो इस तरह से आप लोग बहुत ही कम समय में ऑप्शन से और डिविजिबिलिटी रूल की सहायता से आप लोग सवाल का आंसर पता कर सकते हैं। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि 3 साझेदार ए कामा बी और सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 यहाँ पर जो साझेदार हैं इनका ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास ये लाभ प्राप्त करते गए हैं और यहाँ पर सी का हिस्सा ए के हिस्सा से 200 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर अनुपात में देख लेते हैं। ए का हिस्सा सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है 2 और सवाल में कितना है 200 के अधिक, यानी कि 2 वैल्यू जो कि बराबर है 200 के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर टोटल इनका कुल लाभ हमारे पास हो जाएगा 4 5 9 6 15। तो 2 200 के वैल्यू बराबर है तो 1 हमारे पास 100 के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर 15 है, तो 15 हमारे पास 1500 के बराबर जो आएगा, तो 1500 इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14, जो कि यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर से है। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक सवाल हर साल पेपर में आता ही, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर को आप लोगों को सही से तैयार कर लेना है। क्या है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी हमारे पास इसे 12 दिनों में पूरा करते हैं, और बी प्लस सी 16 दिनों में, और ए प्लस सी जो कि इसे 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास 16 3 48, 24 दूना 48, 12 चौक 48। इनका एलसीएम आ जाएगा 48, और इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2a 2b 2c आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 से 4 बार में चला जाएगा, 16 3 48, 24 दूना 48, 4 3 7 2 9, यानी कि टोटल हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2, जो कि ये तीनों का काम निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल काम हमारे पास है 48, और इसको करवाना है 9/2 से। तो यहाँ पर 48 को भाग करेंगे 9/2 से, तो यहाँ पर हमारे पास ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 96/9। तो यहाँ पर 9 से 10 बार में चला जाएगा 10, और 6 7, 10.66 आ जाएगा। तो 10.67 इसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वाइस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बात टोटल काम 10.67 दिनों में ख़त्म करेंगे, यही हमसे पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है और लघुत्तम समापवर्तक 45 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल है। यानी कि यहाँ पर HCF 10 है, एलसीएम हमारे पास 45 है, तो उनका गुणनफल पूछा गया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू HCF। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, और हमारे पास HCF और एलसीएम ज्ञात है। तो यहाँ पर 10 HCF है और एलसीएम 45 है, तो इनकी गुणा हो जाएगी तो 450 आ जाएगा, जो कि इनका गुणनफल आ जाएगा 450। तो ऑप्शन नंबर सी है वाइस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसे हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और यदि सही मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा और पेपर में आप लोगों को टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 11 से सबसे पहले देख लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी होता है ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम बराबर 0 या 11 आना चाहिए। तो 5 4 9 8 1 9, यह हमारा 0 आ गया है, तो यह हमारा 11 से विभाजित है। फिर 9 से देख लेते हैं। 5 1 6 4 10 8 18, यानी कि इनका सबका टोटल हमारे पास 18 आ रहा है, और इसको भाग करेंगे तो यह भी हमारा 9 से डिविजिबल है। अब 12 से देख लेते हैं। हमारे पास 12 से का मतलब होता है हमारे पास 6 और 2 से हमारा भाग होना चाहिए। जब यह हमारा 9 से भाग है, यानी कि हमारा 3 से भी भाग होगा, तो यह भी हमारा 12 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर 2 से देख लेते हैं। 2 से तो अंतिम अंक जो कि 8 है, यह हमारा 2 से भाग है, तो यह हमारे 12 से भी डिवाइज है। अब यहाँ पर 13 से देख लेते हैं। तो 13 से देख लेते हैं। 13 3 39, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, तो यह हमारा भी 13 से भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 से भी सेटिस्फाई है, 11 से भी सेटिस्फाई, 12 से भी है, तो हमारे ऑब्वियसली 13 से भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर 13 51 48 इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से देखें, तो लॉन्ग मेथड हमारे पास होता है सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारे पास 9999। अब इनका एलसीएम जो कि आ जाएगा हमारे पास 48 51। अब यहाँ पर इसमें से घटाएंगे,
इनका एलसीएम पहले निकालेंगे फिर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 48। तो यदि आप लोग एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो तो आप लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं रेफर करूँगा कि आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये मेथड आप लोगों को लॉन्ग पड़ेगा, तो इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया उस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेथड दिया गया है। यहाँ पर पहले इनका लासा निकालना है यानी कि एलसीएम, फिर इसमें से घटा देंगे बड़ी से बड़ी संख्या में से, तो इसे ये सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए मान लेंगे कोई संख्या हमारे पास x है, इसका हमारे पास जो कि दे रखा है 200%, जो कि 200/100 यानी कि 2% का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 90 है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 90/2 यानी कि 45, यानी कि हमारे पास x का मान निकल कर आ चुका है 45। अब कह रहा है कि इसका 80% क्या होगा, यानी कि 45 का 80% ज्ञात करेंगे। तो 45 गुणे 80/100, तो 20 चक्कू यहाँ पर 80 और 20 पंचे 100, 5 निमा 45, तो 9 चौका 36, तो 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट कौन सी संख्या n+1 × n+2 के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3 रखेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ये चेक करना है। यहाँ पर n बराबर पहले 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 का 2 3 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये रॉन्ग में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 + 1 3 और 2 + 3 5, यानी 2 3 6 5 30। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 2 3 6 चौक 24, 24 आ रहा है। तो 24 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर है और कर्ण 5 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये हमारे पास है समकोण त्रिभुज, इसका आधार जो कि 4 मीटर है और कर्ण 5 मीटर है। यहाँ पर इसका जो कि हम पहले जो कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, जो कि इसका आधार हमारे पास जो कि 4 मीटर है और इसका कर्ण जो कि बड़ी भुजा कर्ण होती है यह 5 मीटर है। इसका लंब पहले निकालेंगे तो लंब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कर्ण लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर जो कि हमारे पास होता है 25 माइनस और जो कि यहाँ पर आधार का स्क्वायर यानी कि 16, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9, और 9 जो कि 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास जो कि आ जाएगा लंब हमारे पास 3 तो आ चुका है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। क्योंकि आधार हमारे पास जो कि है यहाँ पर 4 और ऊंचाई हमारे पास निकल कर आ गई है 3, तो यहाँ पर इसमें मान रखेंगे तो 1/2 गुणे 4 गुणे 3, तो 2 से 2 बार में चला जाएगा तो 2 3 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो आयत का परिमाप हमारे पास फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि आयत का परिमाप जो कि दे रखा है 200 मीटर, अब यहाँ पर हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, तो यहाँ पर 2 गुणे लंबाई आ जाएगा। यहाँ पर पहले इसमें गुणा कर लेंगे तो 200 बराबर 12 प्लस
80 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएगा 80, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 बराबर 200 माइनस 80, 12 बराबर 120, तो L बराबर ये 2 से भाग हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो L बराबर हमारे पास 60 निकल कर आ चुका है। तो लंबाई आ चुकी है। तब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि लंबाई भी पता चल चुकी है और चौड़ाई भी पता चल चुकी है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 60 जो कि लंबाई है, चौड़ाई 40 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2400 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट का साथ शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट वाला को। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।